Dear friends, you are welcome to the channel once again, and today we are important topic are recovery of areas of land revenue in the series of UP Revenue Code 2006 और एज पर सेक्शन 170 टू 178। तो इसको देखिए डिस्कस करेंगे। यदि आप ला स्टूडेंट है तो ये मानकर चलिए कि इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। और दूसरे, आपने कई एक्ट कई कोड में ये पढ़ा होगा कि ये पैसा लैंड रेवेन्यू के रूप में रिकवर किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा। तो आपका मोर और लेस सब जगह तरीका ये सेम है किसी भी एक्ट में। अगर आप ये यहाँ बढ़िया से अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका वो रेस्पॉन्स भी पक्का हो जाएगा। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए, अंत तक आप वीडियो को सुनिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हम इसको सेक्शन वाइज और स्टेप वाइज को डीपली डिस्कस करेंगे। लगभग सारे डाउट आपके क्लियर करने का प्रयास हमारा रहेगा। तो नेक्स्ट लेट अस वी स्टार्ट क्विकली। अच्छा, सबसे पहले एक बात और यहाँ बेसिक बात करा दूँ कि ये देखते हैं कि व्हाट इज एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो एरिया ऑफ लैंड और इसका पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है। तो देखिए, जहाँ तक लैंड रेवेन्यू का प्रश्न है, आप ये मानकर चलिए कि जब कोई भी टेन्योर होल्डर किसी एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ करता है तो उसको उस लैंड पर गवर्नमेंट को लगान देना होता है, जिसे लैंड रेवेन्यू हम बोलते हैं। और वो गवर्नमेंट ही तय करती है, उसका फिक्स रेट तय करती है कि किस रेट से वो किसान को पे करना है। और दूसरा, ये एग्रीकल्चर ईयर के हिसाब से इसको पे करना होता है। जैसा आप जानते हैं कि कृषि फसली वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक इसकी अवधि होती है। अब यहाँ देखिए ये ड्यू कब हो जाता है, तो इस कोड की सेक्शन 165 ये बोलती है कि ये पहले दिन से ही एग्रीकल्चर ईयर के स्टार्ट होते ही, अर्थात 1 जुलाई से ही ये उस टेन्योर होल्डर पर ड्यू हो जाता है। अब ये जमा करने का जो तरीका, गवर्नमेंट जिस हिसाब से जो डेट तय करती है वो उस तारीख तक उसको जमा करना होता है। नेक्स्ट, इस कोड की 167 सेक्शन ये बोलती है कि यदि उस सर्टेन डेट तक जो अथॉरिटी ने डेट तय की है उस तक अगर वो टेन्योर होल्डर उस पैसे का भुगतान नहीं करता तो फिर वो बकायदा डिफाल्टर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डिफाल्टर। और कोर्ट की 169 ये बोलती है कि तहसीलदार उस डिफाल्टर के विरुद्ध एक मांग पत्र यानी डिमांड रिट जारी करता है। और उस डिमांड रिट का मुख्य उद्देश्य उस डिफाल्टर को वहाँ तलब करना, बुलाना और या उस पैसे को वसूल करना ही होता है। देखिए, यदि वो संबंधित टेन्योर होल्डर वहाँ आकर के भुगतान उस रेवेन्यू का नहीं करता या सर्टिफिकेशन नहीं देता तो प्रक्रिया शुरू होती है रिकवरी ऑफ एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो सेक्शन 170 में 8 तरीके बताए गए हैं जो लैंड रेवेन्यू जिससे रिकवर किया जाएगा। ये 8 आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें 70 ये बोलती है कि इन 8 में से कोई एक या मोर देन वन, एक से अधिक भी तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। और दूसरा, इसमें ये बात भी मेंशन है कि यदि उस लैंड पर भी वो रेवेन्यू नहीं है तब भी इस प्रकार से लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जा सकता है। अब जैसे मान लिया कोई बैंक का लोन है या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत कोई बिजली का बकाया है, तब भी क्या करता है बैंक या इलेक्ट्रिसिटी वाले वो कलेक्टर के माध्यम से आरसी जारी कर देते हैं और वो तहसील से ही फिर उसको कलेक्शन विभाग जो होता है वो उसको रिकवर करता है लैंड रेवेन्यू एरियर के रूप में। अब देखिए, वहाँ तहसील लेवल पर एक पूरी टीम होती है, कलेक्शन विभाग होता है जो ये सारा कार्य देखता है कलेक्शन का। उसमें सबसे पहले नीचे से देखें तो संग्रह अमीन होते हैं, उसके ऊपर AWBN, फिर होता है WBN जिसको वासिल बाकी नबीस बोलते हैं, फिर उसके ऊपर तहसीलदार, फिर SDO। और ये सारी टीम कलेक्टर के सुपरविजन में अपना काम करती है। ये थी 170। नेक्स्ट चलते हैं 171 बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी ये सबसे पहला तरीका है उस व्यक्ति से रिकवर करने का लैंड रेवेन्यू को। तो इसमें क्या है, अरेस्ट और डिटेंशन, यानी रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू किया जा सकता है। और वारंट इशू होने के बाद जो संग्रामीण पुलिस बल के साथ जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके तहसील के लॉकअप में, जिसको हवालात भी बोलते हैं, तहसील की हवालात में उसको बंद कर दिया जाता है। और
यदि किसी तहसील में ये व्यवस्था नहीं है लॉकअप की, तो उसको फिर सिविल जेल में भी बंद करने का प्रावधान इस सैंक्शन में दिया गया है। बट इसकी ड्यूरेशन अवधि 15 दिन से ज़्यादा की नहीं होती, यानी 15 दिन से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। आइडिया यही है कि 15 दिन तक जैसे ही आप उसको डिटेंशन में डालते हैं तो उसके घर परिवार वाले लोग हाथ पैर मारना शुरू करेंगे, पैसे इकट्ठे करके उसको का भुगतान करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद यदि 15 दिन से ज़्यादा होने के बाद भी यदि पैसा इकट्ठा करके कोई नहीं ले जाता, उसको भुगतान नहीं किया जाता, तो ये माना जाता है कि फिर दूसरा कोई तरीका अप्लाई किया जाएगा और उसको जेल से फ्री कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए गिरफ्तारी में कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं, यानी मुक्त रखा गया किन किन लोगों को। एक तो नाबालिग, यानी 18 साल से कम उम्र का यदि कोई व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा, वुमेन के केस में यदि औरत है जो बकायेदार है तो उसको कभी भी रिकवर करने के लिए लैंड रेवेन्यू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और तीसरा, सीनियर सिटीजन यानी जो 65 वर्ष से ऊपर के किसी व्यक्ति को भी इस सेक्शन के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और जो इस कोड की सेक्शन 95 का सब क्लोज ए है, जो डिसेबल पर्सन उसके अंतर्गत आते हैं, उनको भी ये कोड कि ये जो सेक्शन है 171 ये अप्लाई नहीं होती, उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा इस कोड में जो एग्जम्पशन दिया गया है वो जो सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 133, 135, 135A के अंतर्गत आने वाले लोग, उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि CPC यहाँ कहाँ से आ गई, तो CPC की 133 और 135 में वो लोग होते हैं जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेजिस्लेटिव यानी सांसद, विधायक या जो ऑफिसर्स हैं, VVIP जो लोग हैं, उनको यहाँ एग्जम्पशन दिया गया, मुक्त रखा गया, उनको भी गिरफ्तार या ये सेक्शन 171 उन पर अप्लाई नहीं की जाएगी। देखिए, कब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यदि उस वारंट ऑफिसर को, गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर को ये लगता है कि इसको गिरफ्तार करने से कोई फायदा नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती। जैसे मान लिया कोई उस घर में एक ही व्यक्ति है और वही डिफॉल्टर है, तो उसको अगर आप गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके डिटेंशन में डाल देंगे, तो फिर पैसे का इंतजाम कौन करेगा। तो अगर उसको ऐसा लगता है तो भी वारंट ऑफिसर उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। और नेक्स्ट, यानी वारंट को कब विड्रॉ किया जा सकता है, यदि जो वारंट ऑफिसर वहाँ गया और वो डिफॉल्टर उनको बॉन्ड दे देता है, श्योरिटी दे देता है, सर्टिफिकेशन करा देता है कि मैं भुगतान फला तारीख को कर दूंगा, तब भी उसको, उस वारंट को वो ऑफिसर खारिज कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 172, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी बहुत ही लॉ स्पेसिफिक और स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिक वे में दिया गया है। पहले हमने क्या था, उसको अरेस्ट किया, डिटेंशन किया, तब भी अगर मान लो लगान वसूल नहीं किया गया, तो अभी हम उसकी अचल संपत्ति पर नहीं जा रहे हैं, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी अथॉरिटी SDO है। SDO उसको, उसकी प्रॉपर्टी को, जो अचल संपत्ति है, जो चल संपत्ति है, उसको अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है। और इसमें भी एग्जम्पशन दिया गया है कि किस किस चीज़ों को मुक्त रखा गया है। रसोई के बर्तन हैं वो अटैच नहीं किए जा सकते। दूसरे, कृषि टूल्स हैं, जो खेती के, जो उसके यूज़ होने वाले औजार जिनको बोलते हैं, उनको अटैच नहीं किया जा सकता। बेडिंग, उसके खाट बिस्तर को अटैच नहीं किया जा सकता। ऐसे आभूषण भी शामिल है जो उसके धर्म के हिसाब से कंपलसरी है, जैसे किसी महिला का मंगलसूत्र है, आप उसको अटैच नहीं किए करेंगे। पूजा से रिलेटेड भी कोई सामान, जैसे मंदिर की मूर्ति, इस प्रकार के भी किसी सामान को अटैच नहीं किया जाएगा, ये इस सेक्शन में मेंशन। देखिए, यदि वो डिफॉल्टर श्योरिटी नहीं देता या घर पर नहीं मिलता, घर से भाग जाता है, तब SDO क्या करेंगे, उसको, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे, कुर्क कर देंगे, और तत्पश्चात गांव के एक किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को सुपुर्द कर दिया जाता है। सुपुर्दनामा, जिसको बॉन्ड पत्र कहते हैं, बॉन्ड पत्र लिखा जाएगा, उस पर दस्तखत होंगे, हालांकि उस पर स्टाम्प फीस नहीं लगती, तो वो किसी जिम्मेदार आदमी को सुपुर्द कर दिया जाता है। और नेक्स्ट सुपुर्द के नाम दे, सुपुर्द करने के बाद क्या होता है, 30 दिन तक SDO इसका वेट करते हैं, और 30 दिन तक भी यदि उस डिफॉल्टर के द्वारा लैंड का रेवेन्यू जो है वो नहीं दिया जाता, पे नहीं किया जाता, तो फिर उसको सेल करने की प्रक्रिया वो कर देते हैं। और सेल जो होती है वो नीलामी के द्वारा होता है। जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाता है और मौके पर फीस, वो जो बोली लगती है वो उसका पेमेंट कर देता है, तो उसको वो सेल आउट कर दिया जाता है, वो जो आपके जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी।
एग्जाम्पशन से अलग जो प्रॉपर्टी उसकी कार की जिसको प्रॉपर्टी सुपुर्द की गई थी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यदि उसको कोई डैमेज होता है, कोई हानि पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर उस पर आती है। और अगर वो ऐसा करता है, कोई नुकसान किसी चीज़ को पहुंचता है तो उसकी भी रिकवरी उससे उसी प्रकार से की जाएगी जैसे लैंड रेवेन्यू की रिकवरी की जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, एक बात यहाँ छूट गई, ये लाइव स्टॉक का मामला। यदि बैल, भैंस, गाय है तो उनको क्या किसी पॉन्ड में निकट के काजी हाउस में उसको जमा कर दिया जाता है। तो ये थी सेक्शन 172। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 173, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट एंड लॉकर। यानी इसकी अथॉरिटी भी एक्चुअली एसडीओ ही है। एसडीओ उस डिफॉल्टर के खिलाफ यदि उसके पास बैंक अकाउंट है या लॉकर है तो उसको गार्नेसी ऑर्डर उस बैंक मैनेजर को दे देता है। और गार्नेसी ऑर्डर क्या होता है, देखिए सीपीसी की ऑर्डर 21 रूल 46 में गार्नेसी ऑर्डर का मतलब ये है कि गार्नेसी ऑर्डर जो कोर्ट देती है तो उसका तात्पर्य यानी कोई प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी के अंडर में है तो उसको ये ऑर्डर कर देती है कि हमारी बिना परमिशन के आप ये प्रॉपर्टी उनको नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार से गार्नेसी ऑर्डर यहाँ बैंक मैनेजर को एसडीओ कर देते हैं और बैंक मैनेजर फिर बिना एसडीओ की परमिशन के उस लॉकर को या उसके बैंक अकाउंट से कोई चीज़ पैसा रिलीज नहीं कर सकता। आगे उस बैंक लॉकअप का और या उसके बैंक अकाउंट का क्या होना है एसडीओ तय करेंगे। उसको बेचना है, उसको बस रेवेन्यू को वसूल करने के लिए ये निर्णय आगे एसडीओ को लेना होगा। 173। नेक्स्ट आते हैं 174, अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग। यानी अब उसकी देखिए अचल संपत्ति की बात है। अचल संपत्ति को अटैचमेंट करने का प्रोविजन यहाँ दिया गया है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अभी तक तो एसडीओ अथॉरिटी थी और जहाँ अचल संपत्ति की बात आती है यहाँ जो अथॉरिटी होती है कलेक्टर होती है। तो कलेक्टर यहाँ उसकी उस संपत्ति को क्या करेगा, अटैच कर देगा, कुर्क कर देगा और कुर्की के उस आदेश को और वो किसी भी उसकी संपत्ति के पूरे टुकड़े को या उसमें से किसी पार्ट को जितना उस लैंड रेवेन्यू जो उस पर ड्यू है उसके हिसाब से उसको अटैच कर सकता है, कुर्क कर सकता है। अच्छा, कुर्की के इस आदेश को उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है, उसकी फर्द में उस ज़मीन को चढ़ा दिया जाता है कि ये भूमि कुर्क की जाती है। तो फिर उसको ना वो सेल आउट कर सकता है और ना उस पर कोई बैंक लोन दे सकता है। और मौके पर जाकर के भी एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई है, इसमें कोई भी यदि इंटरफेयर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि आगे क्या होता है, यदि 30 दिन के अंदर भी वो डिफॉल्टर पैसे की उस व्यवस्था नहीं करता जो उसके ऊपर ड्यू है तो फिर उसको लीज पर देकर कलेक्टर उसको वसूल कर सकता है या उसको बेच करके भी उस पैसे को वसूल कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 175, लीज ऑफ होल्डिंग। यानी इसमें भी अथॉरिटी कलेक्टर है। कलेक्टर उस भूमि को यदि वो डिफॉल्टर भुगतान नहीं करता तो लीज पर दे सकता है, किराए पर दे सकता है। और इसकी अवधि मैक्सिमम 10 वर्ष होती है। 10 वर्ष से ज़्यादा लीज पर नहीं दी जा सकती भूमि। लीज पर लेने वाले व्यक्ति के लिए 2 बातें मैंडेटरी हैं। एक तो ये कि उसको वो जो गवर्नमेंट का जो लगान उस पर ड्यू था उसको पे करेगा और जो आने वाले टाइम में जो उसका जो लगान है और बढ़ेगा उसको भी उसको पे करना होगा। व्यक्ति ने लीज पर भूमि ली है, यदि वो खुद भी डिफॉल्टर हो जाता है, जमा नहीं करता, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसके खिलाफ भी फिर सेक्शन 170 के जो प्रावधान दिए गए उसके खिलाफ भी कार्रवाई। नेक्स्ट आता है 176 यानी सेल ऑफ होल्डिंग। देखिए अब क्या इसकी अथॉरिटी भी कलेक्टर है। जो 174 के अंतर्गत आपने अटैच भूमि की थी, यदि कोई अटैच नहीं यानी कोई लीज पर नहीं लेता, कोई भी व्यक्ति आकर के आगे नहीं बढ़ता, तो फिर उसको सेल करने का राइट कलेक्टर को है। और इस कोड में ये बात मेंशन है कि सेक्शन 200 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत कलेक्टर उसको विक्रय कर देगा। इस सारे प्रोसेस में जो खर्च आया है एक, और दूसरा जो उसका उस डिफॉल्टर के ऊपर जो रेवेन्यू ड्यू था वो सारा मिला करके उस भूमि से जमा कर दिया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो उस ओरिजिनल टेन्योर होल्डर को वापस कर दिया जाता है, ये कहती है। और एक बात और, जो भूमि इस प्रकार से रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए बेची गई है, इसकी सूचना बोर्ड को देनी होती है। कलेक्टर ये सारी सूचना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देता है। यानी बोर्ड के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके चक्कर में अगर रेवेन्यू के जितनी भी भूमि अटैच की गई है, सेल की गई है, उनका रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रखता है अपने पास। नेक्स्ट आते हैं 177। देखिए अटैचमेंट एंड सेल अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि यहाँ तक भी सेल इस भूमि को बेचने के बाद भी वो जो रेवेन्यू ड्यू था वो पूरा नहीं होता, तो फिर उसकी अदर भूमि को, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी उसको बेचने का राइट कलेक्टर को है। जैसे दुकान की ज़मीन है, दुकान है, कोई और प्लाट कोई उसका पड़ा है, तो उसको बेचकर भी कलेक्शन
कर सकता है। यहाँ भी एग्जम्पशन ये दिया गया है कि उस टेन्योर होल्डर के घर को जिसमें वो निवास करता है उसको विक्रय नहीं किया जाएगा, या उसके पास पड़ोस में जो यूज़ वो करता है उससे घर से बेघर नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से प्रॉपर्टी अदर रिमूवल प्रॉपर्टी को बेच करके भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सेक्शन 200 में हमने अभी डिस्कस की है, कि अगर उसका कुछ खर्चा होने के बाद कोई पैसा बचता है तो वो ओरिजिनल टेन्योर होल्डर को दे दिया जाता है। तो ये थी 77। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है 178, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यानी रिसीवर की नियुक्ति करना। तो यहाँ भी अथॉरिटी एक्चुअली कलेक्टर ही है और कलेक्टर रिसीवर को नियुक्त कर सकता है। ये CPC की ऑर्डर 40 रूल 234 में मेंशन किया गया है उसका तरीका। और ये अचल प्रॉपर्टी और चल प्रॉपर्टी दोनों के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है कलेक्टर। ऑर्डर 40 रूल 234 में ये जो CPC का दिया हुआ है इसमें व्यवस्था है पूरी रिसीवर की नियुक्ति करने के लिए। और यदि किसी ने एडवर्स पोजेसन किया हुआ है तो उसको डिस्पोजेस करके उस रिसीवर को कलेक्टर पोजेसन दिला सकता है, कब्जा दिला सकता है। बेसिकली रिसीवर क्या होता है, कोर्ट का या कलेक्टर का प्रतिनिधि होता है। वह कोर्ट के या कलेक्टर के बिहेव पर ही कार्य करता है। जो प्रॉपर्टी रिसीवर को दी गई है उसमें सारे कृषि सुधार के कार्य या लीज पर देना, ये सारे कार्य उसको अच्छे कार्य जितने भी होंगे उससे भूमि से संबंधित करेगा और ये लायबिलिटी उसकी रहेगी। उस भूमि पर खेती कराना या उसमें पानी की व्यवस्था करने के लिए जो खर्चा है वो भी आप वो करा सकता है, लीज पर दे सकता है। ये सारे जितने भी कृषि सुधार से कार्य हैं वो अपॉइंटमेंट जिसको किया गया है रिसीवर वो सारे कार्य कर। और जो खेती से इनकम होती है उसका भी वो हिसाब किताब अपने पास लिखित रूप में रखेगा। रिसीवर से यदि कोई गलती भूमि पर होती है तो रिसीवर से भी उसी प्रकार से कलेक्शन किया जाएगा जैसा 170 में दिया गया है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू को जिस प्रकार से रिकवर किया जाता है। और जब भूमि से लैंड रेवेन्यू वसूल कर लिया जाता है तो फिर वो भूमि उस ओरिजिनल टेन्योर होल्डर को, उस डिफाल्टर को वापस कर दी जाती है। तो ये था रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज़ मार्क टू मी इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर। Channel subscribe also. Thank you for watching this. Thank you so much.